तो वो जो CNS है हमारा वो लेके जाएगा इंफॉर्मेशन कि जनाब हमारे B1 रिसेप्टर बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पे जो कि मौजूद होते हैं हमारे जेक्स्ट्रा मेडुलरी अपरेटस के पॉल्किसिम सेल्स पर, कि जनाब हमारे जो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन है ना वो एक्टिवेट कराते हैं हमारे बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को। तो वो बेसिकली इनको एक्टिवेट कराने का मकसद ये होता है कि रिलीज़ किया जाए रेनिन मज़ीद। तो 3 तरीके हो गए जिनसे हमारे रेनिन की प्रोडक्शन के लिए जो है ना वो सिग्नल्स जा रहे हैं। जब रेनिन फाइनली प्रोड्यूस हो गई है यानी कि रिलीज़ हो गई है इनटू द ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है हमारी एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजेन जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, जो कि रिलीज़ हुई होती है हमारे लिवर सेल से। अच्छा, ये रेनिन जो है वो वर्क करेगी ऑन एंजियोटेंसिनोजेन और इस तरह से करेगी कि एंजियोटेंसिनोजेन से इसने बना देना है हमारा एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 हैज़ 10 अमाइनो एसिड्स। तो 10 अमाइनो एसिड्स हैं और ये है स्टिल इनएक्टिव। अच्छा, इनएक्टिव है अभी, यानी कि किसी काम के लिए नहीं आ रही है। इस जब ये लंग से पास करेगा हमारा ब्लड, जिसमें एंजियोटेंसिनोजेन 1 बन चुकी है, जब लंग से पास करेगा तो 2 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो इससे रिमूव कर दिए जाएंगे। रिमूव कौन करेगा? हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो क्या करेगा, देखते हैं कि उसने जो है एंजियोटेंसिनोजेन में बना देना है। 2 अमाइनो एसिड जिसकी मैंने रिलीज़ की बात की थी, ये जो एंजाइम है ये वही 2 जो है अमाइनो एसिड उनको एंजियोटेंसिनोजेन जिसमें 10 अमाइनो एसिड्स थे उनमें से रिलीज़ कर देगा। तो यानी कि ये 8 रह जाएंगे और ये बन जाएगा एंजियोटेंसिन 2। एंड फर्स्ट लेट्स टेक अ रिव्यू। हमारे पास रेनिन जो है वो रिलीज़ हो गई इन ब्लड में रिलीज़ होने के बाद इसने जो है ना वो एंजियोटेंसिनोजेन जो ऑलरेडी प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, जो कि हमारे लिवर सेल्स ने सिक्रीट की है ब्लड के अंदर, उसके ऊपर जो है ना वो इस तरह से काम करेगा रेनिन हमारा कि उसको बना देगा ये रेनिन एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 जो है वो हमारी डेका अमाइनो एसिड है, यानी इसके पास 10 अमाइनो एसिड्स हैं। एंजियोटेंसिन 1 जब लंग्स में से गुजरेगी तो इसकी कैपिलरी बेड की जो हमारी एंडोथीलियल है सेल्स, वो इसके जो है वहाँ पर मौजूद होते हैं हमारे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स। इसकी ये तो बात सबको पता है कि एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वो मौजूद है हमारी कैपिलरी में, लेकिन इसके भी कहाँ? हमारे एंडोथीलियल सेल्स में। तो वहाँ पर मौजूद ये जो एंजाइम है हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये कर देगा एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, एंजियोटेंसिन 2 हमारी बन गई है, ठीक है, जो कि एक एक्टिव है। अब एंजियोटेंसिन 2 का काम क्या है? एंजियोटेंसिन 2 ने बेसिकली क्या कराना है कि हमारा सर्कुलेशन में हमारी ब्लड प्रेशर को उसने हमारे जो कि लो था उसके अंदर काम इस तरह से करना है कि ब्लड प्रेशर हमारा ज़्यादा हो जाए, ब्लड वॉल्यूम हमारा ज़्यादा हो जाए, ताकि हमारी किडनी जो है वो प्रॉपर्ली वर्क करे। अब क्या करेगी ये? सबसे पहले ये क्या करेगी कि जनाब हमारी जो है वो वेज़ो कंस्ट्रक्शन करा देगी, यानी कि हमारी आर्टीरियो कंस्ट्रक्शन भी कराएगी और वेनो कंस्ट्रक्शन भी कराएगी। अच्छा, अब अगर इसने जब हमारी वेनो कंस्ट्रक्शन कराई है तो क्या होगा कि वेन्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं तो हमारी वेनस रिटर्न जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। वेनस रिटर्न ज़्यादा क्यों हो गया है? क्योंकि जनाब हमारी मोर वॉल्यूम जो है वो रीचिंग टू द हार्ट, ठीक है ना। मोर वॉल्यूम जा रहा है तो वेनस रिटर्न यानी हम कहेंगे कि ज़्यादा हो गया है, हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम अगर हमारा ज़्यादा हो रहा है तो ज़ाहिर है बात है हमारा कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा और हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ठीक है। यही हमने कराना था, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा हाई कराना है, क्योंकि वो उस बंदे में हमारा ब्लड प्रेशर जो था वो लो था। अच्छा, अगर आर्टीरियो कंस्ट्रिक्शन हुई है जब क्योंकि वेनो कंस्ट्रिक्शन में दोनों आ जाएंगी, ठीक है ना। तो आर्टीरियो कंस्ट्रिक्शन में हम क्या कहेंगे कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। टोटल यानी जैसे यहाँ पे वेनो कंस्ट्रिक्शन हुई थी तो यहाँ पे हम कहेंगे कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, यानी कि जो हमारी मेजर आर्टरीज़ के अंदर से ब्लड गुजर रहा है वो क्या होगा, वो रेजिस्टेंस फील करेगा। तो इसके रिजल्ट में हमारा जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो हो जाएगा इंक्रीज़।
तो हमने एक तो ये तरीका हो गया कि हमने अपना ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करा लिया है। अच्छा, एक अदर मैकेनिज़्म है जिसमें कि हमारी अगर पेशेंट कॉन्शियस स्टेट में है तो उसको प्यास लगेगी। प्यास लगने का क्या सीन है कि जनाब वो हमारे जो रिसेप्टर्स हैं सीएनएस पे वो एंजियोटेंसिन के, तो क्या होगा कि जो एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स हमारे सीएनएस पर मौजूद हैं वो जब सीएनएस को कह रही हूँ, एंजियोटेंसिन 2 को रिसीव करेंगे तो क्या होगा कि वो थर्ड सेंटर को एक्टिवेट कर देंगे। थर्ड सेंटर से एक्टिवेट होने की वजह से क्या होगा कि हमारे जो वाटर की डिमांड है ना वो पेशेंट करेगा कि वो कहेगा कि उसे पानी चाहिए। तो अगर हम फिज़िकली उसे पानी दे देंगे तो भी हमारा ब्लड वॉल्यूम जो है वो मेंटेन हो जाएगा। तो दूसरा मैकेनिज़्म ये हो गया कि थ्रस्ट सेंटर को मैं जो है ना वो उसने एक्टिवेट कर दिया कि पेशेंट ने, अगर वो कॉन्शियस है, उसने फिज़िकली पानी पी लिया है, ठीक है। तो थर्ड मैकेनिज़्म क्या होगा कि हम